Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see lecture 13 in our CSAT practice series initiative for your attempt of Civil Services examination in 23 and 24. तो अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं 23 या 24 में, तो आपको पता है फर्स्ट स्टेज इज़ कॉल्ड प्रीलिम्स, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है इसमें दो पेपर होते हैं, जीएस एंड सीसैट. सीसैट स्टैंड्स फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. इसमें भी जो है आप ये इसमें 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और इसमें आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ. इसमें इसका स्कोर जो है वो फाइनल स्कोर में नहीं जुड़ता है. इसमें आपको 67 नंबर चाहिए आउट ऑफ 200 मार्क्स. ठीक है, तो इसमें रीसेंट ईयर्स में क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से उनका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो रेस किया गया है. इसी कारण अगर आपको परेशानी आती है क्वांट में या लॉजिकल रीजनिंग में, तो आपको सीसैट पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने का ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आपका हर्डल बन सकता है प्रीलिम्स क्लियर करने में. ठीक है, चलिए अब इस सीरीज़ में ऑलरेडी हमने 12 लेक्चर्स देख लिया. लास्ट वाले लेक्चर में हमने 67th बीपीएससी में जो रिसेंटली रिकंडक्ट कराया गया उसमें कुछ क्वांट के क्वेश्चंस थे, तो उसको हमने सॉल्व किया. वो आप देख सकते हैं जाके लेक्चर 12 में. आज जो है हम लोग अगेन कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, किसी स्टेट पीसीएस में पूछा गया है या सीसैट में भी पूछा गया है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको क्या होता है कि आप डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो असर्टेन कर लेते हैं. ठीक है, कि इस लेवल से जो है ज़्यादा जो है क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर इस लेवल का क्वेश्चन आता है तो मुझसे वो सॉल्व हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है आपको फ़ायदा मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में. इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, वंस आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. यहाँ पे क्वेश्चन है अ शॉपकीपर. दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो क्या करिए पहले आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए कि, और फिर आप जो है इसका आंसर मैच करिए एंड देन सी दी सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ पर है अ शॉपकीपर परचेज्ड अ टेबल मार्क्ड एट ₹200 एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15% respectively. He spent ₹7 on transportation and sold the table for ₹200. Find his gain %. ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में प्रोसीड करते हैं, जैसे आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे. अब यहाँ पर देखिए क्या है, शॉपकीपर है वो परचेज करता है टेबल मार्क्ड एट ₹200. कहीं पर एक टेबल है जिसका पैसा जो उस पर लिखा हुआ है, मार्क्ड प्राइस जो मतलब उस पर लिखा हुआ है, दैट इज़ ₹200. ठीक है, अब हो क्या रहा है कि इस पे इसको सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है, मतलब एक के बाद एक, पहले डिस्काउंट करके जो अमाउंट आया फिर उसी पे डिस्काउंट जो है हम लोग लगा रहे हैं. तो अब जैसे 200 पे क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का. तो अगेन हम लोग जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे. ऐसे आप डायरेक्टली जो है सॉल्व कर सकते हैं कि 200 का 10% इज 20, तो उसका माइनस करेंगे तो 180 हो जाएगा. उस तरह से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग फ्रैक्शंस के थ्रू बनाते हैं, एक ही प्रोसेस है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसी प्रोसेस के थ्रू जो है हम लोग प्रोसीड करेंगे. ऐसे आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 200 है आपका, 200 में 10% अगर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी भी चीज़ में 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसका बेसिकली उसका 1/10 पार्ट जो है उसमें घटा दे रहे हैं. तो आप किसी भी चीज़ का 1/10 पार्ट जो है आप घटा दे रहे हैं, तो बचेगा कितना, 1 - 1/10 करेंगे, यानी आपका कितना बचेगा, 9/10 पार्ट. तो इसको 200 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9/10 से. ठीक है, अब जो ये अमाउंट आया इस पे हम लोग 15% डिस्काउंट दे रहे हैं. अब 15% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन आपका क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो 3/20 होता है. अगर आप 15% घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 - 3/20, यानी वो कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 17/20. ठीक है, ये जो है उसको कॉस्ट प्राइस पड़ा, इतना दाम जो है उसको पे करना पड़ा उस टेबल के लिए, उस शॉपकीपर को. ठीक है, क्योंकि वो कहीं होलसेल से खरीद रहा होगा तो उसको इतना प्राइस जो है वो पे करना पड़ा. तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं. ये कितना हो गया आपका, 200 × 9/10 × 17/20. ठीक है, तो ये हो गया 10, ये 10 कट गया तो आपका कितना आ गया, 7 9 63, 6 एंड दैट इज़ 153 रुपीज़ जो है वो इसको इतना दाम तो है पे करना पड़ा उस टेबल के लिए. अब क्या है, ही स्पेंट ₹7 ऑन दी ट्रांसपोर्टेशन. अब ये क्या है कि ये जो है इस टेबल को जहाँ से भी जिस दुकान से ख़रीदा था वहाँ से इसको अपने दुकान में लाने में ट्रांसपोर्टेशन पे कुछ पैसा खर्च हुआ है. वो कितना खर्च हुआ है, ₹7. तो डेफिनेटली ये भी इसके कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा, क्योंकि ये फाइनली ला के टेबल बेचने वाला है. तो इसको 153 का तो टेबल पड़ा,
अब इसको लाने में जो खर्च लगा तो उसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं, तो +7 करेंगे तो कितना हो गया, ₹160। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये क्या कर रहा है कि इस टेबल को वो सेल कर रहा है ₹200 में। ठीक है, फाइंड हिज गेन परसेंट। अब कॉस्ट प्राइस, इसको इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को हमने जोड़ लिया है, तो ₹160 पड़ा, और सेलिंग प्राइस जो है वो इसका कितना है, ₹200 है। तो बताइए प्रॉफिट कितना हो गया, ₹40 का, और प्रॉफिट हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है, तो कितना होता है, गेन डिवाइडेड बाई CP। CP कितना है आपका, 160 × 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4, एंड दिस विल बी 25%, यानी आपका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल सीक्वेंस में प्रोसीड करना है। देखिए हमने जैसे सीक्वेंस में प्रोसीड किया, और जिस तरीके को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, उसी तरीके से आप एग्जाम में भी बनाएंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ द एल्डर सन। ठीक है, 10 years hence, the age of the father will be 3 times that of the younger son. If the difference of the ages of the two sons is 15 years, find the age of the father. ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फादर है और एल्डर सन है और यंगर सन है, तो इन तीनों का प्रेजेंट एज हम लोग FEY मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अभी जो करेंटली क्या है, फादर जो है वो ट्वाइस है एल्डर सन का, मतलब F जो है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ E, ये हमें पता है। 10 years hence the age of the father will be 3 times that of the younger son. 10 years hence मतलब अभी अगर फादर का एज F है तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, F + 10। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स द यंगर सन का एज उस समय जो है, उस समय 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद जो है यंगर सन का एज कितना हो जाएगा, Y + 10, और इसका जो है वो कितना हो जाएगा, थ्राइस। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, F + 10 is equal to 3y plus 30, तो f minus 3y will be equal to 20। ठीक है, अब देखिए f जो है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 2e, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ e माइनस थ्राइस ऑफ y इज इक्वल टू 20। एक चीज़ आपको और दिया हुआ, ऑब्वियसली यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन और चाहिए आपको, तो डिफरेंस ऑफ एज ऑफ दोनों सन के एज का डिफरेंस, यानी e माइनस y जो है वो आपको कितना दे दिया गया है, 15। बस आप इसको यहाँ पे पुट करिए, e माइनस वाई इज इक्वल टू 15। किसको करते हैं हम लोग एलिमिनेट, हम लोग करते हैं ट्वाइस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2e माइनस 2y, और ये बन जाएगा आपका 30। ठीक है, ये हो गया 30, इसको हम लोग करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, तो -3 + 2y यानी कितना हो जाएगा, -y विल बी इक्वल टू -10। तो यंगर सन का जो है एज कितना आ गया, प्रेजेंट एज जो है वो 10 साल का है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड दी एज ऑफ द फादर, तो फादर का एज हम लोग कहाँ से, यहाँ f - 3y है, तो f - 3 × 10 30 विल बी इक्वल टू 20, तो f विल बी इक्वल टू 50, यानी फादर का प्रेजेंट एज जो है वो कितना है, 50 ईयर्स। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The next term in the sequence 4, 10, 22, 46 is, this is a question of number series, और CSAT में भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। 4, 10, 22, 46, बताइए कैसे बनेगा ये। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो 4 और 10 के बीच में 6 है। सबसे पहले तो आप यही ट्राई करिए कि इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कैसे बनते हैं, हिट एंड ट्रायल से, इसका कोई भी मेथड नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप पैटर्न उतना जल्दी प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इनका डिफरेंस पहले सबसे पहले आप चेक करिए कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर 4 और 10 के बीच का डिफरेंस 6 है, 10 और 22 के बीच का डिफरेंस 12 है, 22 और 46 के बीच का डिफरेंस 24 है। तो यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न देखने को मिल गया कि यहाँ पर जो डिफरेंस है दैट इज़ डबलिंग। यहाँ पर पहले 6 था डिफरेंस, फिर 6 का डबल 12 हो गया, 12 का डिफरेंस 24 हो गया। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, 48 का होगा। तो 46 में अगर आप 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, 94, यानी आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, एक चीज़ आप इसमें ऑब्जर्व करिए और 4, 10, 22 एंड 46, यहाँ से आप देखिए 4 और 10 के बीच में एक रिलेशन और क्या हो सकता है, 4 × 2 + 2। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेटिव प्लस एडिटिव प्रॉपर्टी, जो मतलब दोनों चीज़ इसमें इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो 4 × 2 + 2। ठीक है, वैसे अगर आप 10 को 22 के साथ भी देखिएगा तो 10 × 2 + 2। ठीक है, वैसे 22 में भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखिए 22 ×
44 प्लस 2 46, तो यानी डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा 46 इंटू 2 विल बी 92 एंड 92 प्लस 2 विल बी 94, यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। दोनों पैटर्न जो है ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो भी आपसे पहले लग जाए आप उस पर बेस्ड आंसर अपना निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Among 6 persons A, B, C, D, E, F, there are 3 married couples of which A, C, E are husbands, B, C, D are cousins and B is not wife of A. Then the husband of B is, आपको बताना है कि B का हस्बैंड जो है वो कौन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 लोग हैं और 3 मैरिड कपल है, तो बेसिकली सारे जो हैं वो कपल्स हैं ही हैं यहाँ पर, मतलब सारे कपल्स ही हैं। तो A, C, E are husbands, तो हम लोग पहले इसको बना देते हैं, इसको मेल है तो इसको बॉक्स से दिखाते हैं A, C, E, हायरार्की कुछ नहीं है यहाँ पे, फैमिली रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ जो है कपल्स की बात हो रही है। तो A, C, E है, बेसिकली ये जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं है, दिस इज़ अ पजल, ये पजल है, बस आपको सारे डेटा को सॉर्ट करना है और कुछ आंसर निकाल के ले आना है। अब यहाँ पर आप A, C, E हैं हस्बैंड्स हैं, B, C, D आर कजन्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए B, C, D कज़न है, तो C जो है वो C की जो वाइफ है वो B और D डेफिनेटली नहीं हो सकती क्योंकि आपस में कजन्स हैं, तो यहाँ पर B नहीं होगा और यहाँ पर D भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, B इज़ नॉट वाइफ ऑफ A, तो अब यहाँ पर B जो है वो यहाँ पर भी नहीं होगा, ठीक है। तो B के पास एक ही ऑप्शन बचता है, B जो है वो यहाँ होगा, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, देन दी हस्बैंड ऑफ बी इज, तो हस्बैंड ऑफ बी कौन है, ई, यानी आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। रिलेटिवली इजी था लेकिन सारे डेटा को आपको जल्दी जल्दी सॉर्ट करना था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन अ कैंप देयर वाज फूड फॉर 190 डेज ऑफ 4000 मैन, ठीक है। एक कैंप है जिसमें 4000 लोग हैं और उसमें जो भी फूड है वो 190 दिन चलने वाला था। आफ्टर 30 डेज 800 मैन लेफ्ट, रिमेनिंग मैन विल स्पेंड द रिमेनिंग फूड इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि हम लोग जो है सिंपल इक्वेशन सेट करते हैं, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला या कुछ नहीं करते हैं। अब एक कैंप में जो मैन है तो हम लोग मानते हैं कि एक मैन जो है वो एक दिन में m यूनिट फूड खाता है, ठीक है। तो 4000 लोग एक दिन में कितना खाएंगे, m इंटू 4000, ठीक है। और यही लोग जो है 4000 लोग जो है जो भी फूड है आपका वो 190 दिन तक खा सकते हैं, तो इंटू कर देंगे 190, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल यूनिट्स ऑफ फूड जो कि स्टार्टिंग में है, ठीक है। टोटल यूनिट्स ऑफ फूड जो हमारे पास स्टार्टिंग में है। आफ्टर 30 डेज 800 मैन लेफ्ट, ठीक है। तो 30 दिन तक तो 4000 लोगों ने खाया था, तो कितना फूड खा लिया होगा, m के रेट से खा रहे हैं और 4000 लोग हैं और कितने दिन तक, 30 दिन तक, तो इतना फूड जो है इन्होंने कंज्यूम कर लिया है m इंटू 4000 इंटू 30, और टोटल फूड जो स्टार्टिंग में था वो इतना था। तो इनके बीच में अब बचा कितना है, इसका सिर्फ हम अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा m इंटू 4000, बिल्कुल उसी पैटर्न में रहने देते हैं, इंटू 160, मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी इतना फूड जो है वो अभी बच गया है। अब क्या हो रहा है कि 30 दिन के बाद 800 लोग जो है वो निकल गए कैंप से। अब बचे कितने हैं, 4000 थे स्टार्टिंग में, 800 छोड़ दिए हैं, तो बचा कितना है, 3200 लोग। अब ये 3200 लोग जो है इस फूड को खाएंगे, कितने रेट से खाएंगे, अगेन m के रेट से खाएंगे, तो m के रेट से 3200 लोग कितने दिन तक खाएंगे, तो इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज, d मान लीजिए, ठीक है। तो m गेट कैंसिल, d विल बी इक्वल टू 4000 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 3200, कैंसिल करिए, ये हो गया 858440 ये, एंड दिस विल बी इक्वल टू 200 डेज। यानी जो भी फूड बचा हुआ है 3200 लोग मिलके कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 200 दिन में, यानी आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह का डाइवर्सिटी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पे चेयर और एक होता है ना कि एक पर्सन इतना मतलब एक वर्कर जो है वो इतना चेयर्स बनाता है तो इतने वर्कर्स कितने चेयर बनाएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली टाइप ऑफ टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, बस आपको सारे चीज़ों को समझ में आना चाहिए कि चीज़ बताना क्या चाह रहा है। वंस आप जैसे यहाँ पर आपको था कि 190 डेज और 4000 लोग हैं, तो आपको सिंपली निकाल लेना है कि टोटल फूड कितना होगा, ठीक है। टोटल फूड में जितना फूड खर्च हो गया उसको आप माइनस कर दीजिए, जो फूड बचा है वो जितने लोग खा रहे हैं, बस आपको नंबर ऑफ डेज निकालना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A began a business with rupees 4500 and was joined afterwards by B with rupees 5400, ठीक है। If the profit at the end of the year was divided in the ratio 2:1, when did B join as a partner? अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि A और B जो है कोई बिजनेस कर रहे हैं
और इस पे जो है 1 साल के बाद उनका प्रॉफिट जो है वो 2:1 के रेशियो में होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपका प्रॉफिट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और इनटू कितने दिन के लिए किया है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, या टाइम हम लोग बोल देते हैं, सिंपली डेज का बात नहीं करते हैं, नंबर टाइम बोल देते हैं। तो अमाउंट और इनटू टाइम जो भी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट, जितने देर के लिए आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर ए और बी का प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर है, 2:1 का रेशियो है। तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 4500 है, और 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो और बी जो है वो थोड़े दिन के बाद ज्वाइन करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम को मंथ्स में ले लेते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा, क्योंकि आपको मंथ्स में ही आंसर दिया हुआ है। तो ए जो है वो 4500 कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, 12 महीने के लिए, तो 4500 × 12 कर देते हैं। अब क्या है, मानते हैं कि बी जो है जनवरी में ए ने इन्वेस्ट किया था, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जनवरी में ए ने इन्वेस्ट किया था, 1 जनवरी को किया होगा, और जो 31 दिसंबर तक उसने इन्वेस्ट करके रखा, ठीक है। अब बी जो है वो किसी महीने के स्टार्टिंग डेट को स्टार्ट किया होगा, तो चलिए हम लोग मानते हैं आफ्टर एक्स मंथ जो है वो बी स्टार्ट कर रहा है। तो जब आफ्टर एक्स मंथ वो स्टार्ट कर रहा है, तो यानी उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, 12 - x, क्योंकि जितना टाइम के बाद वो इन्वेस्ट कर रहा है उतना ही जो रेस्ट टाइम है उसी के लिए उसका मनी इन्वेस्टेड होगा। तो वो कितना हो जाएगा, पहले अमाउंट कितना है 5400 इंटू 12 - x, ठीक है, इंटू 12 - x। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जो है 2/1 = 4500 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5400 इंटू 12 - x, ये हो गया 6। तो 12 - x विल बी इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाई, ये 0 काट देते हैं, 45/54 इंटू हो जाएगा 6। तो अगर हम लोग 9 से करते हैं 5 6 तो कट गया, तो x विल बी इक्वल टू 12 - x, यानी x विल बी इक्वल टू 7 मंथ्स। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, तो आपका क्या रहा है, व्हेन डिड बी ज्वाइन एज अ पार्टनर, मतलब आपको x निकालना था कि कितने दिन के बाद जो है बी ज्वाइन करता है, तो वो कितने महीने, मतलब 7 महीने के बाद जो है वो ज्वाइन किया। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the manufacturer gains 10%, the wholesaler gains 15%, and the retailer gains 25%, then find the cost of the production of a table, the retail price of which is 1265. This is a question of successive selling, ठीक है, successive profit, successive selling, इस तरह की चीज़ जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। अब इसमें है क्या कि एक पर्सन है, यहाँ पे देखिए, अब जो मैन्युफैक्चरर होलसेलर, ये तो आपको क्लियर होगा, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। दिस इज़ मैन्युफैक्चरर, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर आता है, फिर बीच का आता है होलसेलर, एंड फास्ट में रिटेलर, ठीक है, लास्ट में जो है रिटेल। अब क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरर को जो है वो गेन कर रहा है 10%, मतलब मैन्युफैक्चरर जिस भी प्राइस पर होलसेलर को बेचा होगा उस पर उसने 10% प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। होलसेलर ने रिटेलर को जब बेचा तो उस पर उसने कितना कमाया है, 15% प्रॉफिट, ठीक है। और रिटेलर ने जब फाइनल कस्टमर को बेचा होगा ऑब्वियसली, तो वो कितने कमा रहा है, 25%। अब हम लोग मानते हैं कि मैन्युफैक्चरर को इस सामान को बनाने में सी प्राइस लगा होगा, तो उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया, तो उसको सी हम लोग बोल देते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो सी है। इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, जल्दी से बताइए। अगेन हम लोग जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इसे हमें आसानी होता है। क्योंकि ये 10% मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट कमा रहा है, तो 10% प्रॉफिट है, यानी कॉस्ट प्राइस से डेफिनेटली ज़्यादा में बेच रहा है। अब ज़्यादा कितना बेचेगा, तो 10% ज़्यादा में बेच रहा है, तो 10% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। अब इंक्रीज़ कर रहा है, ऑब्वियसली प्रॉफिट है तो इंक्रीज़ कर रहा है, तो कितना हो गया, 1 + 1/10, यानी कॉस्ट प्राइस के कितना हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस जो हो कितना हो जाएगा, 11/10 सी, ठीक है। अब जो इसका ये सेलिंग प्राइस है वो इस होलसेलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो होलसेलर का हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हैं 11/10 सी। अब ये होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है 15% के प्रॉफिट से, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगेन 50% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आप बोलेंगे 5% के करस्पॉन्डिंग कितना होता है, 1/20। 15% के करस्पॉन्डिंग कितना होता है आपका, हो जाएगा 3/20। गेन हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 1 + 3/20, मतलब कितना होगा, 23/20। तो 23/20 इंटू ये वाला कॉस्ट, तो 11/10 इंटू सी, यहाँ तक ये हो गया। अब ये सेलिंग प्राइस है, तो रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस यही हो जाएगा 23/20, ठीक है। आपको ये बात मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्टली तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बार आप इसको डायरेक्टली करेंगे।
अब इसके लिए कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ये जो है 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 25% का प्रॉफिट, 25% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन कितना हो, जल्दी से बताइए, आपका 1/4। इंक्रीज कर रहा है तो 1 + 1/4, तो कितना हो गया 5/4, तो यहाँ हो गया 23/20 इंटू 11/10 इंटू 5/4 इंटू सी, एंड दिस इज सेलिंग प्राइस। और यही रिटेलर मतलब यही कस्टमर दे रहा है आपका, और कस्टमर कितना दे रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, रिटेल प्राइस जो है वो 1265 है। बस इसको इक्वेट कर दिए 23/20 इंटू 11/10 इंटू 5/4 इंटू सी विल बी इक्वल टू 1265। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जल्दी से बताइए। ये हो गया, अगर हम लोग 11 से करते हैं तो 11 1 16 1 and will be 5, 23 will be 5 and ये 5 कट हो गया, तो C आपका कितना आ गया 200 इंटू 4 यानी 800 रुपीज़, 800 यानी मैन्युफैक्चरर को कितना कॉस्ट आया था बनाने में, 800 रुपया। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, आपने समझा, इसे ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन फाइनली जब आपको अगली बार इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जहां पर एक के बाद एक बेच रहा है, जो भी ऑपरेशंस हो रहा है, कहीं पे हो सकता है लॉस भी होता है, तो अगर 10% लॉस होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं 1 - 1/10, तो यानी कितना हो गया 9/10। ठीक है, बस आप देखते जाइए कि किस प्रोसेस में क्या हो रहा है। आप फाइनली क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस इंटू फर्स्ट वाला का जो फ्रैक्शन आया, इंटू सेकंड वाला का जो फ्रैक्शन आया, इंटू थर्ड वाला का जो फ्रैक्शन आया, फाइनल आपको प्राइस से इक्वेट कर देना, आपका इनिशियल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप देखने को मिले तो आप इसी तरह से सॉल्व करें, आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगा इससे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ अच्छे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, इसी तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग आपका प्रैक्टिस करते रहेंगे। बस आप धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डिंग करिए, सारे टॉपिक्स को, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत लोगों का अब क्लियर हो चुका है अब आफ्टर सीइंग द लेक्चर, तो आप इसी तरह से कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस देखेंगे, हर तरह के क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहेंगे। जैसे अगर आप ऐसा मत सोचिए कि आज हम परसेंटेज पढ़ के आए तो सिर्फ परसेंटेज का ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या प्रॉफिट लॉस पढ़ के आए तो प्रॉफिट लॉस का ही नहीं, आज आपको परम्यूटेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि आप एकस्टम होते चले जाते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बने सोचिए 2 मिनट, उसका ट्राई करिए, अगर नहीं बनता है तो फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।